अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ आतिश इश्क एन अमेरिकन मॉन्स्टर बाय सालेहा इकबाल, एपिसोड 22। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है। साथ ही अपने कॉन्टैक्ट में इस नावल को शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ मुझे ये भी बताएं आप किस कंट्री से मेरे वीडियोज़ को वॉच करते हैं। तो चलिए अब हम इस नावल को आगे शुरू करते हैं। हीर, मैं हूँ बच्चे और कोई नहीं। वजदान उसकी पीठ सहलाते हुए उसे चुप करवाने की कोशिश करता है। हीर वजदान के गले से लगते ही फूट फूट कर रोने लग जाती है। वो उसकी गर्दन में अपना मुंह छुपाए हुए वो बस रोने में लगी हुई थी। वजदान हीर को चुप करवाने की कोशिश कर रहा था और उसकी नज़रें इस जानवर पर भी थी जिसे वो मार चुका था। वजदान के बारे में सुनकर अजरा और एडॉन्स भी दौड़ते हुए बारिश में घर से बाहर निकल आते हैं। हीर और वजदान को ज़मीन पर बैठा देखकर वो दोनों फ़ौरन उनके पास आकर एक उनके सर पर छतरी से बारिश को रोकते हैं। हीर रोते रोते वजदान की गर्दन में मुंह छुपाए हुए कुछ ही पलों में बेहोश हो जाती है। हीर गुड़िया। वजदान उसकी गर्दन पर हाथ रखकर उसे अपने से दूर करने की कोशिश करता है, पर उसका बेजान वजूद बेहोश चेहरा देखकर वो हीर को उसी पल बाहों में उठाए। बारिश में भीगते हुए अजरा और एडॉन्स को उस जानवर को दूर फेंकने का हुक्म देते हुए वो हीर को घर की तरफ लिए बढ़ता है। हीर का जिस्म ठंड में ठंडा होने लग गया था। वजदान उसे घर में लाए सीधा अपने कमरे में लिए जाता है। हीर को बेड पर लिटाते हुए वो जल्दी से कमरे की खिड़की दरवाजे बंद किए, कमरे में चिमनी जलाने से जल्दी से दौड़कर ड्रेसिंग रूम में जाता है और उसके लिए कपड़े लिए वो कमरे के दरवाजे पर पहुंचता है कि वो रुक जाता है और हाथों में कपड़े पकड़े हुए वो नीचे वापस जाता है। और हॉल में बैठे हुए अजरा, एडॉन्स और अली को देखते हुए वजदान कपड़े अजरा को देता है। गो एंड चेंज हर क्लोथ्स राइट नाउ, वजदान अजरा को कपड़े दिए हुक्माना लहजे में कहता है। यस मॉन्स्टर। अजरा कपड़े पकड़कर सीढ़ियों से ऊपर भागते हुए जाती है। कट ऑल द ट्रीज फ्रॉम हियर, आई वॉन्ट दैट एरिया क्लियर, नॉट ए सिंगल ट्री हैज़ टू बी देयर, वजदान एडॉन्स का हुक्माना लहजे में कहता है। मॉन्स्टर की बात पर एडॉन्स उसी पल उठकर घर से बाहर बारिश में उन्हीं गीले कपड़ों में मलबूस वो आदमियों को लेने के लिए चला जाता है। गार्ड्स का इंतज़ाम करो जो हर पल हीर के साथ उसकी सेफ्टी के लिए होंगे। जो आज हुआ वो आइंदा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा गार्ड्स मुझे सुबह होने से पहले घर के चारों एतराफ़ में चाहिए। वजदान फूली हुई सांसों से अली को अटल लहजे में कहता है। उसकी बात पर अली भी दौड़ते हुए घर से बाहर निकल जाता है। सबके जाने के बाद वजदान भी ड्रेसिंग रूम में जाकर वो अपने गंदे गंदे कपड़े भी बदलने लगता है। शावर लिए वो अपने आप से मिट्टी साफ की गीले बालों में हाथ फेरते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ता है, जहाँ दरवाजे के बाहर अजरा भी भीगे हुए कपड़ों में खड़ी हुई थी। डिड यू चेंज हर क्लोथ्स, वजदान अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है। यस मॉन्स्टर, आई डिड, बट, अजरा कहते कहते खामोश हो जाती है। बट वॉट, वजदान हैरान को नजर से पूछता है। शी इज़ वेरी वेरी कोल्ड, आई थिंक वी नीड टू कॉल द डॉक्टर, अजरा उसकी हालत का बताती है। शी इज़ स्केर्ड, दैट्स वाई शी इज़ कोल्ड, शी विल बी फाइन, इफ़ हर सिचुएशन गेटिंग वर्स विल कॉल दैन डॉक्टर, वजदान दरवाजे का लॉक हाथ में पकड़े हुए कहता है। यस मॉन्स्टर, अजरा सर झुकाकर हामी भरती है। एंड यू ऑल्सो चेंज योर क्लोथ्स, यू विल बी कॉट ए कोल्ड, वजदान कमरे में दाखिल होते हुए कहता है। यस, अजरा हैरानगी से देखते हुए हाँ में सर हिलाती है। वजदान कहते ही कमरे में दाखिल हो जाता है और अजरा हॉल से अपना फ़ोन उठाए पहली मंजिल पर एंट्रेंस के दरवाजे के सामने बाएं हाथ की जानिब से निकलती हुई गैलरी से होते हुए वो गेस्ट रूम में चली जाती है। वजदान कमरे में दाखिल होते ही दरवाजे को अंदर से बंद किए हीर के बेहोश चेहरे को देखते हुए वो उसकी तरफ बढ़ता है। वजदान साइड टेबल के ड्रॉर से फोल्डिंग हीटर ऑन करके उन हीर की तरफ मुंह किए हुए वो ऑन कर देता है। वो उसके पास बैठकर वो उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़े हुए उसके हाथ पर नज़र जमाए हुए वो काफ़ी देर खामोश बैठा रहता है। पूरे कमरे में, पूरे घर में खामोशी का माहौल था। सिर्फ बाहर से आने वाली बिजली और तेज़ गरजदार बारिश की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वजदान, हीर आंखें खोलते हुए उसका नाम पुकारती है। हीर की आवाज़ पर वो जल्द से उसकी तरफ देखने लग जाता है। हीर उठते ही उठकर बैठ जाती है और अपने इर्द गिर्द देखने लगती है। वजदान उसको डरता देखकर हीर के पास जाता है। उसे अपने गले से लगाए हुए वो बिना कुछ बोले उसे संभालने लगता है। वो जानवर, हीर लड़खड़ाते हुए लहजे में पूछती है। वो मर गया, वजदान हीर के बालों में हाथ फेरते हुए कहता है। आपने मारा है उसे, हीर के हाथ पैर उसका जिस्म सब बर्फ की तरह ठंडे होने लग गए थे। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, वजदान हीर की गर्दन में अपना मुंह छुपाए हुए कहता है।
हीर उसकी बात पर आंखें बंद किए मजीद उसमें सिमटने लगती है। तुम्हें डर लगता है जानवरों से? वजदान हीर का चेहरा अपने हाथों में पकड़े हुए प्यार मोहब्बत से चोर लहजे में पूछता है। हीर जवाब नहीं देती है, बस अपना सर झुकाए वो दोबारा रोने लग जाती है। मुझे बता देती कि तुम्हें जानवरों से डर लगता है ना? जानवर से डर लगता है ना, मैं कभी तुम्हारे पास आता ना कभी किसी जानवर को आने देता। वजदान गहरी सांस लेते हुए उसके झुके हुए चेहरे को देखते हुए कहता है और उसके चेहरे से अपने हाथ दूर करता है। आप जानवर तो नहीं है? वजदान की बात पर हीर फौरन सर उठाकर कहती है, मैं हूँ गुड़िया, मैं हूँ। वजदान उसके चेहरे से आंसू साफ करते हुए कहता है वजदान उसके चेहरे से आंसू साफ करते हुए कहता है, आप नहीं है। हीर वजदान के गले से लगते हुए रोते हुए कहती है। वजदान की आंखों में नमी छाने लगी थी, जो किसी को खो देने के डर से आ रही थी। मुझे माफ़ करना हीर, मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए। वजदान उसे खुद से दूर करते हुए कहता है, ऐसे क्यों कह रहे हैं? हीर उसकी आंखों में नमी देखते हुए हैरानगी से कहती है, जो आज हुआ है इसमें आपकी गलती तो नहीं है। फिर क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? वो मैं अपनी वजह से वहाँ गई थी, ना मैं जाती ना कुछ होता। हीर वजदान के चेहरे से हाथ हटाते हुए कहती है, पर वजदान के पास अल्फाज ख़त्म हो चुके थे, वो बोल नहीं पा रहा था। दिल में डर बैठ गया था उसके। पर वो कुछ नहीं कुछ नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया है, आप अपने आप को बुरा मत बोले। हीर उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़े हुए कहती है। वजदान अपने हाथों से उसका हाथ हटाकर उठ खड़ा होता है। तुम सो जाओ, मुझे काम करना है। वजदान कहकर पलटता है कि हीर उसकी शर्ट का कोना पकड़कर उसे रोक देती है। वजदान, हीर जिद्दी लहजे में कहती है। वजदान गहरी सांस लेते हुए पलटता है और पलटते ही वो बेड पर घुटना रखकर हीर के लबों पर झुक जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसे तकिए पर लिटाते हुए वो हीर का वजूद अपनी कैद में ले लेता है। वजदान के लम्स हीर उसकी शर्ट को मुट्ठी में पकड़े हुए अपनी आंखों को ज़ोर से बंद कर देती है। वजदान हीर के लबों पर झुककर अपने गुस्से की शिद्दत को मिटाने लगता है। वो उसको सांस लेने की मोहलत नहीं देता। हीर की सांसें उखड़ने लगी थी। वो दो पल की सांस लेना चाहती थी। वजदान उसको मौका फराहम ही नहीं कर रहा था। रुके। हीर उसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहती है। उसकी लगातार कोशिशों के बाद वजदान उसकी सांसें उखड़ता हुआ महसूस करते हुए वो उसके लबों को आज़ाद करता है। उसके दूर होते हुए नजरें चुराते हुए गहरी सांस लेती है। उसकी सांसों को उथल पुथल होता देख वजदान उसके ऊपर से हटकर उसके बराबर में आ लेटता है और हीर को अपनी बाहों में कैद किए वो उसका सर अपने सीने से लगाए हुए दो पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। आज जो हुआ उसकी गलती ना होने के बावजूद उसे उसमें अपनी गलती लग रही थी। वजदान हीर को अपनी बाहों में कैद किए उसके माथे पर अपने लब रखकर उसका वजूद अपने कसरती जिस्म छुपाने लगता है। हीर की सांसें और धड़कनें अभी भी तेजी से चल रही थी। वजदान के लबों पर लगा हुआ कफल वो समझ रही थी। वजदान, हीर उसके सीने पर सर रखे हुए उसके सीने पर अपनी उंगली फेरते हुए कहती है, जी। वजदान अपनी आंखें बंद किए हुए उसे जवाब देता है, आपको जानवरों से डर नहीं लगता? हीर खिड़की की तरफ देखते हुए पूछती है, जहाँ गरजती हुई बिजली धुंधली धुंधली नजर आ रही थी। नहीं, वजदान बिना आंखें खोले जवाब देता है। और बिजली से? हीर नजरें उठाकर उसकी तरफ देखते हुए पूछती है। मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता है बच्चे। वजदान उसके बालों में लगातार हाथ फेरते हुए आंखें खोलकर उसको देखते हुए कहता है, किसी चीज़ से तो लगता होगा। हीर उसकी आंखों में देखते हुए पूछती है। वजदान कुछ पल के लिए उसकी बात पर खामोश हो जाता है। पहले नहीं लगता था, पर अब लगने लग रहा है। अब लगने लगा है। वजदान धीरे से कहता है, किस चीज़ से? ही तजस्सुस से पूछती है। तुम्हें खोने से, तुम्हें कुछ हो जाने से डर लगता है। वजदान हीर को अपनी बाहों में कैद करते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं होगा कभी। हीर पर कोई यकीन के साथ कहती है, तुम्हें कैसे पता? वजदान हैरानगी से पूछता है, क्योंकि आप कुछ होने नहीं देंगे। हीर मुस्कुराते हुए कहती है, जैसे आज आ गए वैसे हमेशा आ जाएंगे। हीर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, कभी ना ख़त्म होने वाली फ़ख्रिया मुस्कुराहट। उसका यकीन उसके चेहरे पर सजी मुस्कुराहट देखकर वजदान को अपने कहे गए अल्फाजों पर यकीन हो गया। जो उसने कहा था वो हो गया है। हीर आज सच में उसके इश्क में मुब्तला हो चुकी थी। वो हिचकिचाहट थी उसके अंदर, वो वजदान की मौजूदगी ने, उसकी बहादुरी ने, उसके मॉन्स्टर रूप ने वो सब ख़त्म कर दी थी। हीर ने वजदान से नफ़रत से मोहब्बत तक का सफ़र तय कर लिया था। जितनी पुरसुकून वो उसकी बाहों में इस वक्त थी, उसे अपना आप कभी इतना पुरसुकून महसूस नहीं हुआ। हीर जहांगीर आलम को वजदानी अमान अपने इश्क में मुब्तला और दीवाना कर चुका था। उसे दीवाना वो इंतकाम लेने के लिए करना चाहता था, पर उसकी आंखों में आए हुए आंसुओं ने आज उसके इंतकाम की आग को काफ़ी हद तक नरम कर दिया था। फिर वो दिमाग में हीर के दूर जाने का, उसको खो देने का डर बैठ चुका था।
वो उसे दीवाना करने के चक्करों में खुद हर हद से ज़्यादा उसका दीवाना बन गया था। एक बेरहम शख्स जिसका इंसानियत से डर से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, वो आज एक लड़की के को खो देने का डर दिल में लिए बैठा था। किस्मत का अनोखा खेल, जिसके बाप से हर हद से ज़्यादा नफरत की, उसी की बेटी से हर हद से मोहब्बत कर बैठा। और इस मोहब्बत को पाने के बाद उसे जीत कम और अपने इंतकाम पाने की ख्वाहिश को हारते हुए ज़्यादा लग रही थी। वजदान अपनी ख्यालों की दुनिया में मगन। क्या हुआ? हीर की आंखें नींद से बंद हो चुकी थी। वजदान खिड़की से नज़र हटाकर जैसे ही हीर की तरफ देखता है, उसे सोता देख कर वो मुस्कुराते हुए उसके माथे पर बोसा दिए उसकी तरफ करवट किए वो भी सो जाता है। रात के सिर्फ 10 बज रहे थे और वजदान और हीर दोनों नींद की गहराइयों में खो चुके थे। दूसरी तरफ जहांगीर सोफे पर बैठे हुए, टांग पर टांग रखे हुए, ट्राउजर शर्ट में मलबूस, वो अपने सामने वाले सोफे पर बैठी हुई हया को लगातार बिना पलक झपकाए देखे जा रहा था। मुझे घूरने से आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। हया फाइज से नजरें हटाकर जहांगीर को देखते हुए कहती है, माफ़ी मांग कौन रहा है? जहांगीर दोनों आंखों से इशारा करते हुए कहता है, तो आपको अपनी गलती पर ज़रा ज़रा सा भी अफसोस नहीं है? हया फाइल ज़ोर से बंद करते हुए कहती है, मैं कभी ऐसी गलती करता नहीं जिस पर मुझे अफसोस हो। जहांगीर चौड़ा होकर मुस्कुराते हुए कहता है, कितने घटिया इंसान है आप। हया गुस्सीले लहजे में कहती है, इसका अंदाज़ा तो तुम्हें मुझसे बेहतर होगा। बीवी तुम हो, बर्दाश्त तुम करती हो मुझे। जहांगीर सोफे से उठकर हया की तरफ आते हुए कहता है, मेरी तरफ आने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो गया है मुझे आपके घटियापन का भी और ढिठाई का भी। हया चिढ़ते हुए कहती है और फाइल समेटने लगती है। उफ, इतना गुस्सा! जहांगीर हया के सामने खड़ा होकर उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, तो झूठ बोला आपने मुझसे, बातें छुपाई, और अब मैं गुस्सा भी ना करूं? हया जहांगीर के सामने खड़ी होते हुए कहती है, नहीं, तुम गुस्सा कर सकती हो, तुम कर लो गुस्सा, चाहे तो मार भी लो, पर मुझसे माफ़ी मत मंगवाया करो। जहांगीर हया के हाथों से फाइल्स लेते हुए कहता है, इंसान में खुद शर्म होनी चाहिए, गलती करने पर माफ़ी उसे खुद मांग लेनी चाहिए। हया जहांगीर के चेहरे को देखते हुए गुस्से में कहती है, जिस दिन माफ़ी मांगने वाली गलती करूंगा जानिए उस दिन माफ़ी मांग लूंगा, अभी मुझे अपना किया कुछ भी गलत नहीं लग रहा। जहांगीर हया को अपने सीने से लगाते हुए कहता है, आपने गलत किया है। हया उसके सीने पर सर रखते हुए कहती है, नहीं हया, बच्चे बड़े हैं, जो हुआ है उनकी मर्जी से हुआ है, उनके पास हक है अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने का, उन्हें करने दो जो वो कर रहे हैं। जब हमारी ज़रूरत पड़ेगी आज के फैसलों को दुरुस्त करने में, हम अपना किरदार अदा करेंगे। सिकंदर का ठीक है, उमैमा एक बहुत अच्छी लड़की है, कोई मसला नहीं है, लेकिन हीर ने एक मॉन्स्टर से शादी की है। हया जहांगीर से दूर होकर उसके चेहरे को देखते हुए कहती है, नहीं, उसने जिससे शादी की है वो एक इंसान ही है, गुस्से में इंसान से मॉन्स्टर बन गया है। जितना मैंने वजदान को देखा है, हीर का फैसला गलत नहीं लग रहा है। जहांगीर सोफे पर बैठते हुए कहता है, क्या मतलब, हम अपनी बेटी को एक मॉन्स्टर के हवाले कर दें, ये कह रहे हैं आप? वो मॉन्स्टर नहीं है अम्मी। हया की बात का जवाब जहांगीर के बजाय कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ सिकंदर देता है। अंदर आ जाओ। सिकंदर हाथ में कोट पकड़े हुए कमरे की दहलीज पर खड़ा होकर इजाज़त मांगता है। आ जाओ, पूछ क्यों रहे हो? हया उसे अंदर आने का इशारा करते हुए खुद भी जहांगीर के सामने वाले सोफे पर बैठती है। इजाज़त मिलने पर सिकंदर कमरे में दाखिल हुए जहांगीर के साथ वाले सोफे पर बैठ जाता है। ये तुम्हारा बेटा मुझसे बेहतर जानता है, उसे इसी से पूछ लो तुम अपने दामाद के बारे में। जहांगीर तल्ख लहजे में कहते हुए सोफे से उठकर कमरे से बाहर जाने लगता है, पर सिकंदर उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। बैठे, आप भी बात करनी है। सिकंदर सर उठाकर जहांगीर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, और कहते ही अपना हाथ जहांगीर के हाथ से हटा देता है। जहांगीर भी उसकी बात मानते हुए सोफे पर बैठ जाता है। अम्मी, हीर की फिक्र मत करे, वजदान जो दुनिया के लिए वो मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए नहीं है, वो हीर को खुद से ज़्यादा महफूज रखेगा, यकीन है मुझे उस पर। सिकंदर हया के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है। हया कुछ कहना चाहती थी, पर वो अपने सामने दो मजबूत लोगों को देखकर खामोश हो जाती है। अपने दोनों हाथ बांधे हुए वो सोफे से पुश टिका लेती है। वो कल मेरा एक मेहमान आ रहा है आपसे मिलने के लिए, तो उसकी खातिरदारी करेंगी आप? सिकंदर हिचकिचाते हुए हया से पूछता है। कौन? जहांगीर पूछता है। सिसिन उरूबी। सिकंदर जहांगीर की आंखों में देखते हुए कहता है, पॉलिटिशियन। जहांगीर हैरानगी जाहिर करते हुए कहता है, आप जानते हैं उसे? हया जहांगीर से पूछती है। जानता हूँ, बहुत अच्छे से। जहांगीर सिकंदर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आप भी मेरे गेस्ट के साथ इज्जत से पेश आएंगे। सिकंदर तंज़ लहजे में पूछता है, ज़रूर आऊँगा, आखिरकार वो तुम्हारे लिए मसीहा जो है, मेरे बेटे की जान बचाई थी, उसने शुक्रिया करना तो बनता है मेरा। जहांगीर एक
आईब्रो उठाकर दो टोक लहजे में कहता है और कुछ पलों के लिए दोनों बाप बेटे एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं, जबकि उनके सामने बैठी हुई हया गुस्से से भरी निगाहों से जहांगीर को देखने लग जाती है। कल रात को वो डिनर पर आएंगे। मैं वजदान और हीर को भी दावत दूंगा। सिसिन अंकल की काफ़ी ख्वाहिश है वजदान से मिलने की, पर वो आज तक नहीं मिल पाए, तो आप उनका वेलकम करेंगे। करना ही पड़ेगा, आखिरकार वो दोनों इतने अहम जो है अब इस खानदान के लिए। हया जहांगीर को देखते हुए कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं डिनर का एहतमाम अच्छे से करूंगी। हया मुस्कुराते हुए सिकंदर से कहती है, जी शुक्रिया। सिकंदर कहते ही उठ जाता है और अपना कोट उठाए वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। तुम मुझसे कब मिले थे? जहांगीर सिकंदर को जाता देखकर उसके पीछे खड़े होकर पूछता है। आज? सिकंदर पलटकर जहांगीर की आंखों में देखते हुए कहता है, ठीक है, आराम करो, तुम्हारे मेहमान का इस्तकबाल बहुत धूमधाम से किया जाएगा, फिक्र मत करो। जहांगीर ट्राउज़र की जेब में हाथ डालते हुए कहता है, शुक्रिया आपका। सिकंदर कहते ही पलटकर कमरे से बाहर निकल जाता है। उसे जाता देखकर जहांगीर जैसे ही पलटता है, एक हवा में उड़ती हुई गद्दी सीधा जहांगीर के मुंह पर आ लगती है। आह, ये क्या कर रही हो? मार रही हो तुम मुझे? जहांगीर गुस्से में कहता है, नहीं, ये जो आज कल मुझसे झूठ बोलने का भूत सर पर सवार है, उससे सर से उतार रही हूँ। वह गुस्से में चढ़ते हुए जवाब देती है, पुलिस वाली होकर शौहर पर तशद्दुद कर रही हो, मैं FIR दर्ज करवाऊंगा तुम्हारे खिलाफ। जहांगीर गद्दी सोफे पर फेंकते हुए कहता है, आपको जो करना है करे, मैं नहीं डरती आपसे, और अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकल जाए। हया दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मेरा कमरा है ये बीबी, मैं कहीं नहीं जा रहा। जहांगीर बेड की तरफ बढ़ते हुए कहता है, आप बात सुने मेरी, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब कर चुके हैं आप। मज़ीद अपनी ये शक्ल दिखाकर मत करें, निकल जाए मेरे कमरे से, वरना पुलिस बुलवा कर सीधा जेल में डालूंगी आपको। हया जहांगीर का रास्ता रोककर उसकी आंखों में देखते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए गुस्से में कहती है, अजीब पुलिसगिरी कर रही हो तुम। जहांगीर पीछे की तरफ कदम उठाते हुए कहता है, हाँ कर रही हूँ, जो कर सकते हैं कर ले आप। हया उसे दरवाजे तक पहुँचाते हुए कहती है और कहते ही जहांगीर के पेट पर हाथ रखकर उसे कमरे से बाहर कर देती है और दरवाजे को अंदर से बंद कर देती है। जालिम औरत, नंगे पैर कमरे से बाहर निकाल दिया। बाहर बारिश हो रही है, कितनी ठंड हो रही है यहाँ पर, अंदाज़ा है तुम्हें? जहांगीर दरवाजे पर हाथ मारते हुए कहता है, अच्छी बात है, बीवी से झूठ बोलने की सज़ा है ये, भुगते अब आप शौहर लोग बहुत सर चढ़े हुए हैं, हर वक्त अपनी मनमानी तौबा। हया बेड की तरफ बढ़ते हुए बुलंद आवाज़ में कहती है, अच्छा सॉरी मेरी माँ, खोल दो दरवाज़ा, कमरा गर्म है, मुझे अंदर आने दो, बाहर बहुत ठंड है। जहांगीर दरवाज़ा बजाते हुए कहता है, सॉरी मियाँ जी, ये दरवाज़ा अब कल खुलेगा, अभी नहीं, और आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हया बेड पर बैठकर साइड टेबल से लोशन लगाते हुए कहती है, कितनी जालिम हो गई हो, अब तुम मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करती, मैं नाराज़ हो जाऊंगा तुमसे। जहांगीर गुस्से में कहता है, तो हो जाए नाराज़, मेरा कौन सा वाटर बंद हो जाएगा। हया कमरे की लाइट्स बंद करते हुए कहती है, तो फिर ठीक है, हो गया, मैं नाराज़, आप मनाने के लिए मेरे आगे पीछे घूमती रहना। जहांगीर दरवाजे को घूरते हुए कहता है, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे जो आपके आगे पीछे फिरूंगी, चुड़ैल कहीं की। जहांगीर गुस्से में कहते ही पैर पटकते हुए सीधा नाक की सिद में अपने स्टडी रूम में दाखिल हो जाता है वो, और जाकर पूरे कमरे को पर्दों से बंद किए वो सोफे में मुंह फुलाए लेट जाता है। उमैमा कमरे में सोफे पर बैठी हुई, गोद में किताब पकड़े हुए, हाथ में रिमोट पकड़कर वो धीमी आवाज़ में गाने चलाए हुए वो अपना असाइनमेंट तैयार कर रही थी। सिकंदर कमरे में दाखिल होता है तो उसकी सबसे पहले नज़र उमैमा पर पड़ती है और उमैमा भी नज़र उठाकर झट से सिकंदर की तरफ देखती है। सिकंदर कमरे का दरवाज़ा बंद किए हुए, हाथ में कोट लटकाए हुए वो कोट ले जाकर बेड पर फेंकता है और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपनी घड़ी उतारने लगता है। वो अपने काम में मसरूफ़ ज़रूर था, लेकिन उसकी नज़रें उमैमा पर टिकी हुई थी, जो सोफे से उतरकर ज़मीन पर बैठकर टेबल पर किताबें रखे हुए उसे करने में मसरूफ़ होती है। सिकंदर गहरी सांस लेकर शर्ट की बाजू को कोहनियों तक फोल्ड करते हुए वो सोफे की तरफ बढ़ता है और जाकर उमैमा के पीछे सोफे पर बैठ जाता है और गर्दन मोड़कर उसके काम को देखने लगता है। सिकंदर सोफे पर उमैमा के पीछे बैठे हुए सोफे से पुष्ट टिकाए हुए गर्दन टेढ़ी करके उमैमा को देख रहा था। उमैमा अपने काम में मसरूफ बिल्कुल गुम हुई पड़ी थी। सिकंदर उसके पीछे कब आकर बैठ गया उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। इतनी मेहनत क्यों कर रही हो जब तुम्हारा शौहर खुद एक का मालिक है? सिकंदर थोड़ा झुककर अपने घुटनों पर दोनों बाजू टिकाए हुए पूछता है, अल्लाह अल्लाह, डरा दिया आपने मुझे। उमैमा अपने दिल पर हाथ रखकर मुड़कर सिकंदर को देखती है। वो जैसे ही पलटती है उसकी नज़र सीधा सिकंदर की आंखों से टकराती है। डॉक्टर शौहर होने से क्या होता है, इंसान को अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है।
उमैमा वापस मुड़कर दोबारा अपनी असाइनमेंट में लग जाती है। तुम मुझसे जुड़ गई हो तो तुम्हारी पहचान भी अब मुझसे है। सिकंदर सोफे से उठते हुए कहता है, मैं आपसे जुड़ी हूँ मियाँ जी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना करियर और सपना छोड़ दूँ। उमैमा लैपटॉप के कीबोर्ड पर टाइपिंग करते हुए कहती है, डॉक्टर बनना सपना है तुम्हारा? सिकंदर अलमारी की तरफ बढ़ते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए हैरानगी से पूछता है। जी, एक काबिल डॉक्टर बनना, वो भी अपने दम पर, अपने शौहर के दम पर नहीं। उमैमा गर्दन मोड़ कर सिकंदर को देखते हुए अपने अल्फाजों पर जोर देते हुए कहती है, मेरे दम पर क्यों नहीं? तुम एक बार कहकर तो देखो, तुम्हारे नाम पर हॉस्पिटल्स करवा दूंगा। अलमारी से अपने लिए ट्राउज़र शर्ट निकालते हुए कहता है, बस इसीलिए। उमैमा खड़ी होकर सिकंदर को देखते हुए कहती है, मुझे गुंडागर्दी ज़ोर ज़बरदस्ती से कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए वो मेहनत से चाहिए। उमैमा अटल लहजे में कहती है, खुददार लगती तो नहीं हो तुम इतनी। सिकंदर अलमारी का दरवाज़ा बंद करते हुए कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी मनपसंद चीज़ के बारे में मैं बहुत खुददार और पॉजिटिव हूँ। उमम अपने बालों में हाथ फेरते हुए फ़खरिया अंदाज में कहती है, इसलिए आप अपनी मदद की ऑफ़र अपने पास रखें। मुझे कुछ बनना होगा तो मैं बन जाऊंगी, इतनी तो काबिल हूँ मैं। उमैमा कमर पर दोनों हाथ रखे सिकंदर को देखते हुए कहती है, काबिल तो हो मेरी जान, बहुत काबिल हो। अगर तुम ना कर पाई तो मैं हूँ ना तुम्हें काबिल बनाने के लिए। सिकंदर कपड़े बेड पर रखते हुए उमैमा से कहता है। सिकंदर की बात पर उमैमा कुछ पल के लिए खामोश होकर उसको देखने लग जाती है। क्या हुआ आपको क्या हुआ? आपको गए तो आप ठीक थे, अब क्यों मुंह फुलाया हुआ है? उमैमा काफ़ी देर उसको देखने के बाद सिकंदर से पूछती है, मेरा मुंह ही ऐसा है, मत देखो तुम मुझे। सिकंदर वापस ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मैं कहाँ देख रही थी, आप खुद मेरे सामने आकर बैठे थे। उमैमा सिकंदर की पीठ को देखते हुए गंदा सा मुंह बनाते हुए कहती है और कहकर वापस ज़मीन पर बैठ जाती है। हाँ, तुम तो जहमत नहीं करोगी मेरा हाल पूछने की, तो सोचा खुद आ जाता हूँ। सिकंदर पलटकर शर्ट के बटन खोलते हुए उमैमा की तरफ बढ़ता है और उसके साइड वाले सोफे पर बैठकर टेबल से पानी का ग्लास उठाए होठों से लगाते हुए कहता है, शायद अपने मासूम शौहर की शक्ल देखकर तरस आ जाए तुम्हें। सिकंदर पानी पीते हुए कहता है, मासूम कौन? उमैमा फटी आंखों से सिकंदर को देखते हुए पूछती है, मैं मासूम? सिकंदर ग्लास टेबल पर जोर से रखते हुए कहता है, अस्तगफिरुल्लाह। चेहरे से हराम पाई टपक रही है आपकी, और आप मासूम? उमैमा गहरी सांस लेते हुए कहती है, देखो मेरा दिमाग पहले ही बड़ा ख़राब है, ऐसा ना हो मैं गुस्से में घर से बाहर चला जाऊं। सिकंदर लैपटॉप बंद करते हुए कहता है, हाँ तो चले जाए, मैं कौन सा छोटी बच्ची हूँ जो आपके बगैर डर जाऊंगी। उमैमा लैपटॉप ऑन करते हुए बड़बड़ाते हुए कहती है, जालिम औरत, कभी मेरा दिल मत रखना, हमेशा से अपने लफ्ज़ों से छलनी करती रहना। सिकंदर चिढ़ते हुए कहता है, तो क्या करूँ मैं, अब मरहम लगाऊँ उस पर? उमैमा बेजार लहजे में पूछती है, हाँ तो लफ्ज़ों का मरहम लगा सकती हो, चाहो तो लबों का भी। उमैमा सिकंदर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता सिकंदर उमैमा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, पर उसके चेहरे तक सिकंदर का हाथ पहुंचता पहले ही उमैमा उसके हाथ पर थप्पड़ मारकर उसे दूर कर चुकी थी। उमैमा की हरकत पर सिकंदर हंस पड़ता है, इंसान बन जाए आप। उमैमा कहते हुए उठ खड़ी होती है और बुक शेल्फ की तरफ बढ़ने लगती है, मैं बिगड़ा कब था, मैं तो सुधरा हुआ ही हूँ। सिकंदर उमैमा का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए उसके सामने खड़े होकर कहता है, आप कभी सुधरे भी थे? मैंने तो जब से आपको देखा है ऐसे ही देखा है। उमैमा सर उठाकर सिकंदर की आंखों में देखते हुए कहती है, कैसा? सिकंदर एक कदम उमैमा की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, बदतमीज, खड़ूस, खड़ील, बदलिहाज, जालिम, घटिया। बस बस बस। उमैमा कह ही रही थी कि सिकंदर उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसको खामोश करवा चुका था। ब्रेक पर पैर रखो मेरी जान, वरना सामने खड़ी हुई चट्टान से टकराकर बहुत बुरा और खौफनाक एक्सीडेंट हो जाएगा तुम्हारा। सिकंदर मुस्कुराते हुए अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो तो पहले ही हो चुका है, तभी तो हम दोनों इस वक्त एक साथ एक ही कमरे में बंद है। उमैमा भी मुस्कुराते हुए कहती है, हटे मेरे सामने से। उमैमा सिकंदर के पेट पर उंगली रखकर उसे पीछे करने की तरफ कोशिश करते हुए कहती है, मूड नहीं है। सिकंदर उमैमा की मजीद करीब आते हुए कहता है, मुझे आपके मूड की कोई फिक्र नहीं है, आप हट जाए मेरे सामने से। उमैमा उंगली से पूरा हाथ सिकंदर के पेट पर रखकर उसे दूर करने की कोशिश करती है। तुम्हें फिक्र करनी चाहिए, तुम्हारी ज़िंदगी अब मेरे मूड पर डिपेंड करती है। सिकंदर उमैमा की आंखों में देखते हुए कहता है, जी नहीं, मेरी ज़िंदगी आपके मूड पर नहीं चलेगी। उमैमा सिकंदर की आंखों में देखते हुए अटल लहजे में कहती है और उसे पीछे ढकेलने की कोशिश भी करती है, पर सिकंदर अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। चलेगी मेरी जान, ये चलेगी, अब जाओ और मेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ। सिकंदर कहते हुए खुद ही पीछे हो जाता है, मुझे नहीं आती है चाय बनाने के लिए, मैं क्यों बनाऊँ? आप
चाय आपके लिए। उमैमा सिकंदर को जाता देखकर कहती है, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, मेरी ज़ौजा हो, मेरे काम करना फ़र्ज़ है तुम पर। सिकंदर बेड से अपने कपड़े उठाते हुए कहता है, सिकंदर। उमैमा पैर पटकते हुए कहती है, जाओ मेरी गुड़िया, मेरे सर में दर्द हो रहा है, जाओ। सिकंदर उमैमा को रोतलू सी शक्ल देखते हुए प्यार से उसे जवाब देता है, मुझे सच्ची में नहीं आती चाय बनाने, कॉफ़ी बना दूँ? उमैमा सोफे से दूर होकर सिकंदर की तरफ बढ़ते हुए कहती है, नहीं चाय। मोबाइल है ना तुम्हारे पास? सिकंदर उमैमा के सामने खड़े होकर कपड़े बाजू में रखकर उससे पूछता है, जी हाँ। उमैमा धीरे से जवाब देती है ना गुड़िया, तो जाओ उसमें चाय की रेसिपी देखो और मेरे लिए बना कर लाओ, सामान किचन में मौजूद होगा। मेरी अम्मी को चाय पसंद है, सामान मौजूद होगा, वहाँ जाओ, कोई बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। सिकंदर उमैमा का चेहरा अपने हाथों में पकड़े हुए प्यार से कहता है, बहुत जालिम है आप। उमैमा रोतलू सी शक्ल बनाकर टेबल से मोबाइल उठाते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है और पैर पटकते हुए वो सीधा किचन में जाती है, जहाँ अभी भी आयना कुकिंग करने में लगी हुई थी। वो बनाती जा रही थी और खाती भी जा रही थी। ओए, अभी तक यहाँ क्या कर रही है? मम्मा किचन में जाते ही पूछती है और पूछते ही किचन में बनी दरमियान वाली शेल्फ की तरफ हैरानगी से देखती है। ये सब क्या है? मम्मा हैरानगी से पूछती है। आह, ये सब मैंने बनाया है। आयना सैंडविच केक खाते हुए कहती है। हाँ, पर क्यों इतना सब? कितनी सारी डिशेस बना डाली तुमने? पता नहीं, बस बना दिए। आयना कंधे उचकाते हुए कहती है। पागल हो गई हो तुम? इतना कौन खाएगा ये अब? मामा कहते हुए प्लेट में बेहद खूबसूरती से सजी हुई स्पैगेटी को उंगली से खाते हुए कहती है, वाह। मामा के मुंह में स्पैगेटी जाते ही वो बोल पड़ती है, कैसी बनी है? आयना तजस्सुस से पूछती है। बहुत मज़े की, प्रोफेशनल शेफ़ की लग रही है। उमैमा स्पैगेटी और अपने हाथों से खाते हुए कहती है, तो मतलब मैं खाना बनाने में कामयाब हुई, ये सब ज़ाया नहीं किया मैंने। आयना खुशी से मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल, तुम अव्वल नंबर से पास हुई हो मेरी शहज़ादी। मम्मा आयना के गाल खींचते हुए कहती है, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? आयना तजस्सुस से पूछती है। मैं वो चाय बनाने आई थी। मम्मा गंदा सा मुंह बनाते हुए कहती है, चाय? और तुम? कभी पत्ती की शक्ल भी देखी है तुमने? आयना हैरान कुन नज़रों से ना में सर हिलाते हुए कहती है, अच्छा, तुम्हें तो आती है ना, तुम तो इसके हर रंग से वाकिफ़ हो, तुम बता दो कैसे बनती है? मम्मा मासूम सी शक्ल बनाकर आयना का हाथ पकड़कर लहराते हुए कहती है, अच्छा, मस्के मत मारो, फ्रिज से दूध लेकर आओ। आयना शेल्फ के पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठते हुए कहती है, अभी लाइए। आयना कहते ही फ्रिज से दूध लेने के लिए जाती है। उमैमा कहते ही फ्रिज से दूध लेने के लिए जाती है। आयना कुर्सी पर बैठकर अपनी बनाई हुई डिशेस गिनने लगती है। तुमने नक की बातें सुन ली थी? उमैमा चूल्हे पर चाय के लिए दूध चढ़ाते हुए पूछती है। उमैमा की बात पर आयना के हाथ और उसकी नज़रें दोनों ही एक जगह पर रुक जाती है। हाँ, सुन ली थी। आयना बिना किसी एक्सप्रेशन के आराम से जवाब देती है। वो तो आराम से कह देती है, पर उसके पीछे खड़ी हुई उमैमा को शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। आयना निक, ऐसा मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी उमैमा। मुझे ना तो उनसे और ना ही उनके नज़रिए से कोई फ़र्क पड़ता है। जो सोचना है मेरे बारे में वो सोच सकते हैं। आयना मुड़कर उमैमा को देखते हुए कहती है, पर फिर भी मैं उसकी तरफ से माजरत हुआ हूँ। आयना का हाथ पकड़कर शर्मिंदा लहजे में कहती है, उमैमा, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने कुछ नहीं कहा था, और जिसने कहा है उसकी बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसकी सोचने की मियार जितनी होगी वो उतना ही सोचेगा। दूसरे के बारे में जिनका किरदार खुद साफ नहीं होता, उन्हें अपने आसपास के लोग भी बदकिरदार ही लगते हैं। मैं सफाइयाँ पेश नहीं करना चाहती अपने बारे में किसी को भी। जिसको जो सोचना है वो सोचे। वैसे भी कल रात तक मैं वापस दुबई चली जाऊंगी। फिर ना ही मेरी ज़िंदगी में कोई कासिम नामी शख्स होगा, ना उसका किसी भी किस्म का मेरे मुतालिक नज़रिया। आयना गहरी सांस लेते हुए उमैमा की आंखों में देखते हुए कहती है, तुम वापस जाने का सोच रही हो? उमैमा हैरान कुन नज़रों से देखते हुए पूछती है, हाँ, वापस जा रही हूँ। वैसे भी डेविल के और हीर के मुझ पर बहुत सारे एहसानात हैं जिन्हें मैं मरकर भी नहीं उतार सकती हूँ। उनके सर पर रहकर मैं उन पर मज़ीद बोझ नहीं बनना चाहती। आयना उमैमा के हाथ से अपना हाथ छुड़वाकर अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहती है, तुम किसी पर भी बोझ नहीं हो, ऐसा मत सोचा करो। उमैमा आयना के सर पर हाथ रखकर कहती है, सोच को आने से कोई रोक तो नहीं सकता है, और वैसे भी वापस एक ना एक दिन तो जाना है। मैं आज जाना चाहती थी, पर एडवांस अर्जेंट बुकिंग नहीं हो पाई, पर कल रात की हो गई है। अब कल जाऊंगी। आयना मुस्कुराते हुए जवाब देती है, बहुत जल्दी नहीं है? तुम्हें यहाँ रहना पसंद है?
उमैमा को उसका अचानक सा फैसला खटक रहा था। नहीं, पहले ही 2 दिन लेट हो गई हूँ, अब और लेट किया तो मैं लेट हो जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। आयना हंसते हुए कहती है और कहकर वापस पलट जाती है। मतलब? उमैमा हैरानगी से पूछती है। कोई मतलब नहीं है मेरी फजूल बातों का। वो दूध को उबाल आ गया है, 1 चम्मच के से कम पत्ती और 2 चम्मच सारी चीनी डालकर उसे अच्छे से पकाओ। आखिरी में एक पिंच एक पिंच सा नमक डाल देना। इसमें मज़े वाली चाय तैयार हो जाएगी। आयना खाने की बॉक्स फ्रिज में रखते हुए कहती है। आयना, कुछ छुपा रही हो तुम ठीक हो? उमैमा चाय को इग्नोर किए आयना की बातों पर गौर करते हुए कहती है। उमैमा की बात पर फ्रिज के खुले दरवाजे के पीछे छुपी हुई आयना के हाथ रुक जाते हैं। वो ज़िंदगी के किस मरहले से गुजर रही थी ये वही जानती थी। अपनी बात अपने तक रखने की आदत हो गई थी। सबके सामने बकबक करने वाली, छोटी सी बातों पर रोने वाली, क्या दर्द अपने अंदर छुपाए हुए बैठी थी, ये तो वो और उसका अल्लाह ही जानता था। आयना एक लंबी गहरी सांस लेते हुए बॉक्स फ्रिज में रखकर वापस शेल्फ की तरफ बढ़ती है और मुस्कुराते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ मिसेस सिकंदर। आप अपनी चाय को देखिए, इसे इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। आयना हंसते हुए कहती है और कहकर आखिरी के 3 डब्बे उठाकर फ्रिज में रखती है और बिना वक्त गवाए वो अपने कमरे की तरफ दौड़ते हुए जाती है। अंदर जाते ही दरवाजे को अच्छे से बंद किए, अपनी आंखें बंद किए गहरी सांसें लेते हुए अलमारी की तरफ बढ़ती है और अपना पर्स निकाल कर वो अलमारी बंद ही करती है कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वो सब कुछ धुंधला करता जा रहा था। आयना के हाथ में पकड़ा हुआ पर्स उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर जा गिरा था, जिसमें मौजूद उसकी दवाइयों के डब्बे कुछ बिना डब्बों के सब ज़मीन पर बिखर जाती है। आयना अलमारी का सहारा लेते हुए ज़मीन पर घुटनों के बल बैठकर अपना सर अपने घुटनों से टिकाते हुए वो अपनी आंखों को ज़ोर से बंद कर लेती है। कुछ देर उसी पोजीशन में बैठे हुए आयना अपना स्टॉलर खोलने लगती है। सर से दुपट्टा उतार कर वो वहीं ज़मीन पर फेंकती है और अपने बालों में हाथ फेरते ही वो जैसे ही हाथ फेरती है, बाल उसके हाथों में आ जाते हैं। आयना घुटनों से सर उठाए जैसे ही उसकी तरफ देखती है, आयना की आंखें आंसू से भर चुकी थी। अपना दूसरा हाथ भी बालों में फेरती है और दूसरे हाथ में भी बाल आ जाते हैं। कोई बात नहीं आयना, ये पहली बार थोड़ी है, इस बार तो कम निकले हैं, कम हो गई है, तुम ठीक हो रही हो, तुम ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह। आयना अपने आप को तसल्ली देते हुए अपनी ज़मीन पर बिखरी हुई गोलियां इकट्ठी करने लगती है। बस ये खाना है। और आयना के मुंह से अल्फाज निकलने से कासिर हो गए थे। एक हाथ में बाल और दूसरे हाथ में गोलियां देखते हुए आयना की हिम्मत, उसका सब्र सब टूट रहा था। या अल्लाह, मुझे मारना ही था तो एक ही बार मुझे मार देते। किस चीज़ की सज़ा आप दे रहे हैं? मैंने क्या गुनाह किया है ऐसा? आयना खिड़की से बाहर आसमान को देखते हुए रोते हुए कहती है, या अल्लाह। आयना मजीद कुछ कहते कहते रुक गई थी। उसके लब खामोश हो गए थे और आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे, पर वो हिम्मत नहीं हारती है। ज़मीन से सारी गोलियां इकट्ठी किए वो बेड की तरफ बढ़ती है। साइड टेबल पर गोलियां रखकर साइड टेबल के सबसे नीचे वाले दरवाजे को खोलकर उसमें से एक डब्बा उठाती है, जिसे सिसकियां लेते हुए खोलती है। खोलते ही आयना की आंखों से अंदर मौजूद अपने बालों का गुच्छा देखकर वो एक बार फिर से रोने लग जाती है। वो रोते रोते अपने हाथों में पकड़े हुए बालों को उस डब्बे में रखती है और डब्बा बंद किए वो वापस दराज में रख देती है। कुछ पल सर झुकाकर बैठती है और गहरी गहरी सांसें लेकर अपनी आंखों के सामने छाते हुए अंधेरे को कम करने लगती है। कुछ देर जब अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को दिमाग में छाए हुए सन्नाटे को कम करती है, आयना फिर अपनी गोलियां इकट्ठी एक साथ 5 से 6 खा लेती है और उसी पोजीशन में बेड से नीचे पैर लटकाए हुए वो बेड पर लेट जाती है और छत की तरफ देखने लगती है। किस्मत भी क्या चीज़ है, जिसे मरने से डर लगता है वो उसके तसव्वुर से भी डरती है। जिंदगी उसे हर दिन मौत का मंजर दिखाती है। लोगों को उसकी खामोशी खटकती है, पर वो किस वजह से खामोश रहती है ये उसके और उसके अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। उसकी मासूमियत तो उसके चेहरे से नुमाया हो जाती है, पर उसका दर्द वो ना ही चेहरे से और ना ही लहजे से पता चलता है। अपने आप को अपने आप में कैसे समेट कर रखना है, आयना इस बात से अच्छे से वाकिफ हो चुकी थी। आयना इसी तरह लेटे लेटे आसमान को देखते देखते वो नींद की गहराई में खोने लगती है। गोलियों में से 2 गोलियां उसके जहन के सुकून के और उसको पुरसुकून नींद देने की थी, जो हाई पावर थी। आयना को उन्हें हमेशा सोने से पहले खाना होता है, क्योंकि उन्हें खाते ही वो 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर ही गहरी नींद की गहराइयों में खो जाती है।
दूसरी तरफ उमैमा भी सिकंदर के लिए चाय बना चुकी थी। वो कप में डाले कमरे की तरफ बढ़ रही थी। जाते जाते वो हॉल की लाइट्स बंद कर देती है। एक हाथ में कप और दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़े हुए मोबाइल से वाले हाथ से दरवाज़ा को खोलकर जैसे ही दाखिल होती है, उमैमा की नज़र गैलरी में खड़े हुए दोनों हाथ गैलरी की रेलिंग पे रखे हुए, एक हाथ में शराब का ग्लास और दूसरे हाथ में लाइटर पकड़े हुए सिकंदर उस लाइटर से निकलती हुई आग को देख रहा होता है। नज़र लाइटर पर थी, पर जहन में आज के मनाजिर घूम रहे थे। सिकंदर, आपकी चाय, उमैमा कहते हुए गैलरी की तरफ बढ़ती है। ये ले चाय। उमैमा सिकंदर की पुश्त को देखते हुए कप सिकंदर के आगे बढ़ाते हुए कहती है, इतनी जल्दी बना लाई? पर मेरा मूड नहीं है, अभी वापस ले जाओ इसे। सिकंदर गर्दन मोड़कर शराब का गिलास लबों से लगाते हुए कहता है, आप शराब पी रहे हैं? उमैमा कप अपनी तरफ करते हुए हैरानगी से पर गुस्से में कहती है, नहीं मेरी जान, रूह अफ़ज़ा पी रहा हूँ। किचन में पड़ी पड़ी ख़राब हो रही थी तो सोचा पी लूँ। सिकंदर लाइटर को बंद करते हुए उमैमा के चेहरे पर गुस्सा से देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, अगर ये ही पीनी थी तो मुझसे चाय क्यों बनवाई? उमैमा सख्त लहजे में शराब के गिलास को घूरते हुए कहती है और कहकर वापस कमरे में अंदर की जानिब बढ़ने लगती है, क्योंकि मुझे पहले चाय की तलब हो रही थी लेकिन अब। सिकंदर उमैमा को अंदर जाता देखते हुए कहता है और कहते कहते बात मुकम्मल करने से पहले ही रुक जाता है। अब क्या? उमैमा चाय का कप टेबल पर अपनी किताबों के पास रखते हुए पलट कर पूछती है, अब नशे की तलब हो रही है? देख कर तो पूरी होने से रही, पी कर ही करनी पड़ेगी। सिकंदर सर से पैर तक उमैमा को देखते हुए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए कहता है, मुझे ऐसे देखना बंद करें। उमैमा अपने हाथों की मुट्ठियां भींचते हुए कहती है, नहीं अभी कहाँ ना, नशे की तलब हो रही है। शराब का गिलास हाथ में लहराते हुए दबे दबे कदम उठाए उमैमा की तरफ बढ़ने लगता है। मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं आप? उमैमा उसे अपनी तरफ आता देखकर एक कदम पीछे की तरफ उठाते हुए बौखलाते हुए पूछती है, अभी तो बताया मेरी जान, एक बात बार बार क्यों पूछती हो? सिकंदर मजीद उसकी तरफ बढ़ते हुए शरारती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए कहता है, सिकंदर रुक जाए, मेरे पास मत आए वरना मैं मारूंगी आपको। उमैमा उसके बढ़ते हुए कदमों को और बहकती हुई निगाहों को देखते हुए बौखलाते हुए कहती है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकती हो एक और नशा करने से? सिकंदर उमैमा को देखते लाइटर वाला हाथ पैंट की जेब में डालते हुए कहता है, वहीं रुक जाए वरना मैं चीख कर सबको इकट्ठा कर दूंगी। उमैमा दरवाजे की तरफ उल्टे कदम उठाते हुए कहती है, और क्या कहोगी सबको? सिकंदर उमैमा के सामने 2 कदम के फासले पर खड़े होकर कहता है, यही कि आप मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। उमैमा गहरी सांसें लेते हुए उसे मजीद करीब आता देख कर बोली, और फिर सब तुम्हारी इस बात पर कहकहा लगाकर वापस चले जाएंगे। सिकंदर दरवाजे के सामने वाले बड़े से टेबल पर शराब का गिलास रखकर उमैमा को दरवाजे से हटाकर दीवार पर पिन करते हुए कहता है। उमैमा उसकी मजीद नज़दीकी पर अपनी सांसें रोके हुए उसकी आंखों में देखने लगती है। एक शौहर जब करीब आता है तो उसे ज़बरदस्ती नहीं, मेरी जान, हक कहते हैं। सिकंदर उमैमा की गर्दन से उसके बालों को हटाते हुए कहता है, ज़बरदस्ती की शादियों में हक नहीं होते हैं। उमैमा उसका हाथ गर्दन से हटाते हुए कहती है, होते हैं, शादी मर्जी की हो या ज़बरदस्ती की, शौहर के पास सारे हुकूक होते हैं और जिसे लेने का मैं आज पूरा पूरा इरादा कर चुका हूँ। सिकंदर की बात पर उमैमा की नज़रें, उसकी सांसें, उसके होठों पर सब पर ब्रेक लग चुका था। वो नज़रें झुकाए हाथों में अपने ट्राउज़र को जकड़े हुए दीवार से पिन हुई खड़ी थी। खैरियत यकीनन तुम शर्मा तो नहीं खैर यकीनन तुम शर्मा तो नहीं रही हो, लेकिन फिर क्यों ये ऐसे नज़रें झुकाए हुई है? लबों पर भी कफल लग चुका है। सिकंदर उसकी कैफियत को समझते हुए फिर भी शरारती लहजे में कहता है, आप दूर हो जाए, मैं नज़रें उठा लूँगी। मम्मा बिना सर उठाए कहती है, ऐसे ही बिना कुछ किए? सिकंदर थोड़ा करीब आते हुए कहता है, जी ऐसे ही, बिना कुछ किए और बिना कुछ बोले। उमैमा नज़रें उठाकर कहती है, पर सिकंदर की नज़रों में शरारत देखकर वो फिर से नज़रें झुका लेती है। ये तो गलत हो जाएगा ना, इतना अच्छा रोमांटिक मोमेंट बना हुआ है, इस लम्हे का फ़ायदा उठाने की बजाय अगर मैं दूर हो गया तो? सिकंदर उमैमा के चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए हंसते हुए कहता है, खबरदार, जो कुछ किया मैं मुँह नोच लूँगी आपका। उमैमा उसका हाथ झटकते हुए कहती है, बस मुँह? सिकंदर अपना निचला होठ दबाते हुए अपनी हंसी दबाते हुए कहता है, सिकंदर गंदी हरकतें मत करे और मत देखे मुझे इन गंदी नज़रों से। उमैमा सिकंदर को दूर किए उसकी कैद से आज़ाद होने लगती है। अभी तो सिर्फ गंदी नज़र से देखा है, कुछ किया कहाँ मैंने? सिकंदर उसे वापस दीवार से पिन करते हुए कहता है, कुछ करने का सोचेगा भी मत। उमैमा उसकी आंखों में देखते हुए हुक्माना लहजे में कहती है, आहा, सोच तो मैंने बहुत कुछ लिया है, अब किसी कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, अब जो सोचा है वो करना भी पड़ेगा। सिकंदर कहते ही उसके लबों की तरफ झुकने लगता है और उसके चेहरे तक अब पहुंचता उमैमा पहले ही उसके बाजुओं के नीचे से निकलकर सिकंदर से दूर हो चुकी थी। इरादा आपने बनाया है तो उसे तोड़ने का इरादा मैं भी कर चुकी हूँ। उमैमा कमर पर हाथ बांधे हुए
सिकंदर की पीठ की तरफ देखते हुए कहती है, छोटी सी लड़की से शादी करना भी किसी अजाब से कम नहीं है। हाथ बाद में आती है और हाथों से पहले निकल जाती है। सिकंदर दीवार पर मुक्का मारते हुए धीरे से कहता है और कहकर गहरी सांस लेकर अपने आप को नॉर्मल किए वो पलटकर उमैमा की तरफ देखता है, जो उसे ही देखे जा रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? कहीं मेरी खूबसूरती पर शक हो खूबसूरती पर शक हो रहा है? कदर कर लिया करो मेरी। तुम्हें मुझ जैसा हैंडसम गबरू अमीर जवान शौहर मिला है, किसी चीज़ की कमी नहीं मेरे पास। सिकंदर अपने बालों में हाथ फेरते हुए गैलरी की तरफ देखते हुए कहता है, पानी की कमी है आपकी आंखों में, जाकर उसको पूरा करे, फिर रोमांस करने आइएगा, आ जाइएगा। उमैमा बेड के साइड टेबल पर पड़े हुए जग की तरफ इशारा करते हुए कहती है, क्या? उमैमा की बात पर सिकंदर के सर पर पहाड़ टूट पड़ा हो जैसे। सिकंदर उमैमा की बात सुनते हुए लंबे लंबे टक भरता हुआ ड्रेसिंग टेबल के शीशे की तरफ बढ़ता है। दोनों हाथ ड्रेसिंग पर रखकर वो गौर से अपनी आंखों को शीशे में देखता है। सिकंदर की हालत देखकर उमैमा का छत फाड़ के कहा हवा में बुलंद आवाज लगता है, शर्म करो, शौहर पर हंस रही हो। सिकंदर बेड की दूसरी तरफ बढ़ते हुए कहता है, शौहर हंसाने वाले काम करेगा तो मैं हंसूंगी ही ना। उमैमा हंसते हुए वापस टेबल के पास जमीन पर बैठ जाती है और अपनी बाकी की असाइनमेंट को पूरा करने लगती है। सिकंदर गंदा सा मुंह बनाकर उमैमा को देखता है और बेड पर बैठकर एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरा का गिलास पानी का पीकर पूरा जग खाली कर देता है। अब उसको भर कर ले आना। उमैमा घुटनों के बल जमीन पर बैठकर सोफे से ऊपर सर उठाकर सिकंदर को देखते हुए कहती है, मैं क्यों भरूं इसको? बीवी तुम हो, मैं नहीं। सिकंदर कहते ही उठ खड़ा होता है और उमैमा के पास आकर सोफे से अपना लैपटॉप उठाकर वापस बेड पर बेड ग्राउंड से टेक लगाए हुए वो हॉस्पिटल के बारे में रिसर्च करने लगता है। उमैमा उसे अपनी तरफ आता देख और वापस बेड पर बैठा देख कर वो जोर से मुक्का सोफे पर मारता है। निकम्मेपन की हद होती है सिकंदर। उमैमा वापस जमीन पर बैठते हुए कहती है, हाँ तभी तो तुम्हें कहता हूँ, रोमांस कर लिया करो और कदर कर लिया करो मेरी, लेकिन तुम तो एक नंबर की आलसी हो। काश कि तुमसे शादी से पहले पता होता कि तुम कैसी हो। सिकंदर हंसते हुए लैपटॉप पर काम करते हुए कहता है, जी जी बिल्कुल, मैंने तो आपकी मिन्नत की थी कि मुझसे शादी कर ले सिकंदर, वरना मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। मैं मुंह चढ़ाते हुए कहती है, तुम मर ही जाती बेगम साहिबा अगर मैं तुमसे शादी ना करता। सिकंदर लैपटॉप से सरसरी सी नज़र उठाकर उमैमा को देखते हुए कहता है, लड़कियों पर मरना मेरी खासियत नहीं है, मैं सिर्फ पैसे पर मरती हूँ। उमैमा, लड़कों पर मरना मेरी खासियत नहीं है, मैं सिर्फ पैसे पर मरती हूँ। उमैमा लिखना छोड़कर अपनी आंखें बंद किए फील करते हुए कहती है, लालची हो तुम तो फिर। सिकंदर वापस लैपटॉप पर काम करते हुए कहता है, अपने सपने को पूरा करने के लिए लालची होना पड़ता है सिकंदर जहांगीर आलम, जैसे हर चीज़ बआसानी मिल जाए उससे क्या पता। उमैमा मुड़कर खा जाने वाली नज़र से सिकंदर को देखती है। सिकंदर कोई जवाब नहीं देता है और उसके चेहरे पर सरसरी सी नज़र डालता है। उमैमा भी उसे खामोश देखकर खुद भी खामोशी से अपने काम में लग जाती है। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, ज़रूर बताएं कि आपको इस नावल का कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट बन गया है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।